विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। सावरकर एक भारतीय कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां हाई स्कूल के छात्र के रूप में शुरू की और कॉलेज में जारी रखा। जब वह कानून की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम गए तो उन्होंने खुद को इंडिया हाउस और फ्री इंडियन सोसाइटी जैसी संगठनों से जोड़ लिया। उन्होंने क्रांतिकारी तरीके से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने वाली किताबें भी प्रकाशित की। 1817 के भारतीय विद्रोह के बारे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक उनकी प्रकाशित पुस्तकों में से एक को ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1906 में सावरकर ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए इंग्लैंड में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को संगठित करने के लिए फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। समाज के समक्ष एक प्रसिद्ध घोषणा में उन्होंने कहा, हमें ब्रिटिश अधिकारी या उस अधिकारी इस कानून या उस कानून के बारे में शिकायत करना बंद कर देना चाहिए। उसका कोई अंत नहीं होगा। हमारा आंदोलन किसी विशेष कानून के खिलाफ होने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून बनाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम पूर्ण आजादी चाहते हैं। 1910 में सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इंडिया हाउस के साथ उनके संबंधों के कारण उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया गया। भारत वापस यात्रा पर सावरकर ने स्टीमशिप एसएस मोरिया से भागने और फ्रांस में शरण लेने का प्रयास किया, जबकि जहाज मर्से की बंदरगाह पर खड़ा था। भारत लौटने पर सावरकर को कुल 50 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों को दया याचिकाओं की एक श्रृंखला लिखने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें 1924 में रिहा कर दिया था। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने ब्रिटिश शासन की किसी भी तरह की आलोचना करना लगभग बंद कर दिया। कारावास के दौरान सावरकर के विचार तेजी से हिंदू सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद की ओर मुड़ने लगे और उनके जीवन का अगला चरण इसी उद्देश्य के लिए समर्पित रहा। रत्नागिरी जेल में बिताए गए संक्षिप्त समय में सावरकर ने अपना वैचारिक ग्रंथ हिंदुत्व, हिंदू कौन है को प्रकाशित किया। 1923 में इस कार्य में सावरकर हिंदू सामाजिक और राजनीतिक चेतना की एक दूरदर्शी नई दृष्टि को बढ़ावा देते हैं। सावरकर ने धार्मिक पहचान से परे जाकर एक हिंदू को भारतवर्ष के देशभक्त निवासी के रूप में वर्णित करना शुरू किया। उन्होंने सभी हिंदू समुदायों की देशभक्ति और सामाजिक एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म को एक ही बताया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के अपने दृष्टिकोण को अखंड भारत यानी संयुक्त भारत के रूप में रेखांकित किया, जो कथित तौर पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। उन्होंने हिंदुओं को ना तो आर्य और ना ही द्राविड़ के रूप में परिभाषित किया, बल्कि ऐसे लोग जो एक सामान्य मातृभूमि की संतान के रूप में रहते हैं, एक सामान्य पवित्र भूमि की पूजा करते हैं। 1937 में रत्नागिरी जिले में अपने प्रतिबंध से मुक्त होने के बाद सावरकर ने हिंदू राजनीतिक और सामाजिक एकता की वकालत करते हुए एक सशक्त वक्ता और लेखक बनकर व्यापक रूप से यात्रा करना शुरू कर दिया। अपने अहमदाबाद संबोधन में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया। सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने भारत के हिंदू राष्ट्र के विचार का समर्थन किया। सावरकर ने सिखों को आश्वासन दिया कि जब मुसलमान पाकिस्तान के अपने दिवा सपने से जागेंगे तो वे पंजाब में एक सिखिस्तान की स्थापना देखेंगे। सावरकर न केवल हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज की बात करते थे, बल्कि वे सिखिस्तान की स्थापना के लिए पंजाब के सिखों पर निर्भर रहना चाहते थे। 1939 में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत घोषित करने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने कई राज्यों में सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग और अन्य गैर कांग्रेसी दलों के साथ गठबंधन किया। इसके बाद गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। सावरकर ने आंदोलन का बहिष्कार किया, स्टिक टू योर पोस्ट शीर्षक से एक पत्र लिखा और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीयों की भर्ती की। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद पुलिस ने नथुराम गॉडसे, उनके कथित सहयोगियों और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। गॉडसे पुणे के एक मराठी दैनिक अग्रणी हिंदू राष्ट्र के संस्थापक थे, जिनकी कंपनी द हिंदू नेशन पब्लिकेशन द्वारा चलाया जाता था। इस कंपनी में गुलाब चंद हीराचंद, भाल
लालजी पेंढारकर और जुगल किशोर बिरला जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों का योगदान था। सावरकर ने कंपनी में 15,000 रुपए का निवेश किया था। हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष सावरकर को 5 जनवरी 1948 को शिवाजी पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। ऑथर रोड जेल बॉम्बे में नजरबंद रखा गया। उनके ऊपर हत्या की साजिश और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पहले सावरकर ने एक सार्वजनिक लिखित बयान में, जैसा कि 7 फरवरी 1948 को द टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में रिपोर्ट किया गया था, गांधी की हत्या को एक भातृ हत्या अपराध कहा। उनके घर से जब्त किए गए ढेर सारे कागजात से ऐसा कुछ भी पता नहीं चला जिसका गांधी की हत्या से दूर दूर तक कोई संबंध हो। सबूतों की कमी के कारण सावरकर को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। गॉडसे ने हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की पूरी जिम्मेदारी ली। हालांकि अनुमोदनकर्ता दिगंबर बेज के अनुसार 17 जनवरी 1948 को नथुराम गॉडसे हत्या से पहले बॉम्बे में सावरकर के साथ अंतिम दर्शन साक्षात्कार करने गए थे। जब बेज और शंकर बाहर इंतजार कर रहे थे, नाथुराम और आप्टे अंदर चले गए। बाहर आने पर आप्टे ने बेज को बताया कि सावरकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, यशस्वी होनिया यानी सफल हो और लौट आओ। आप्टे ने ये भी कहा कि सावरकर ने भविष्यवाणी की थी कि गांधी के 100 साल पूरे हो गए हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्य सफलता पूर्वक पूरा हो जाएगा। हालांकि बेज की गवाही को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अनुमोदनकर्ता के साक्ष्य में स्वतंत्र पुष्टि का अभाव था और इसलिए सावरकर को बरी कर दिया गया। अगस्त 1974 के अंतिम सप्ताह में श्री मनोहर माल गोंकर ने दिगंबर बेज को कई बार देखा और विशेष रूप से सावरकर के विरुद्ध उनकी गवाही की सत्यता के बारे में उनसे पूछताछ की। बेज ने श्री मनोहर माल गोंकर से जोर देकर कहा कि भले ही उन्होंने जहाँ तक उन्हें पता था बिना ज्यादा मनाए साजिश की पूरी कहानी उगल दी थी, उन्होंने सावरकर के खिलाफ गवाही देने के लिए एक बहादुर संघर्ष किया था। अंत में बेज ने हार मान ली। वे शपथ पर ये कहने के लिए सहमत हुए कि उन्होंने नाथुराम गॉडसे और आप्टे को सावरकर के साथ देखा था और सावरकर ने बेज की बात सुनते हुए उनके उद्यम को आशीर्वाद दिया था। 12 नवंबर 1964 को गोपाल गॉडसे, मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे की सजा समाप्त होने के बाद जेल से रिहाई का जश्न मनाने के लिए पुणे में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में बाल गंगाधर तिलक के पोते जीवी केतकर केसरी के पूर्व संपादक थे और समारोह की अध्यक्षता करने वाले तरुण भारत के तत्कालीन संपादक ने गांधी की हत्या की साजिश की जानकारी दी, जिसके बारे में उन्होंने इस कृत्य से 6 महीने पहले ज्ञान का दावा किया था। केतकर को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा और भारतीय संसद के दोनों सदनों के बाहर और अंदर सार्वजनिक हंगामा शुरू हो गया। संसद के 29 सदस्यों और जनता की राय के दबाव में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुजारीलाल नंदा ने गांधी की हत्या की साजिश की फिर से जांच कराने के लिए सांसद और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील गोपाल स्वरूप पाठक को जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया। केंद्र सरकार का इरादा महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से पुराने रिकॉर्ड की मदद से गहन जांच करने का था। पाठक को अपनी जांच करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेवन लाल कपूर को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग के दोबारा जांच में सावरकर के सचिव अंगरक्षक ने गवाही दी कि महात्मा गांधी की मृत्यु से ठीक पहले सावरकर गॉडसे और आप्टे से मिले थे। आयोग का ऐसा साक्ष्य उपलब्ध कराया गया जो अदालत में पेश नहीं किए गए, विशेष रूप से सावरकर के 2 करीबी सहयोगियों की गवाही, उनके अंगरक्षक अप्पा रामचंद्र कसार और उनके सचिव गजानन विष्णु दामले। श्री कसार और श्री दामले की गवाही 4 मार्च 1948 को बॉम्बे पुलिस द्वारा पहले से दर्ज कर ली गई थी, लेकिन जाहिर तौर पर ये गवाही मुकदमे के दौरान अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस साक्ष्य में ये कहा गया है कि गॉडसे और आप्टे 23 या 24 जनवरी को या उसके आसपास सावरकर से मिलने गए थे। जब वह बम घटना के बाद दिल्ली से लौटे थे, दामले ने बताया कि गॉडसे और आप्टे ने जनवरी के मध्य में सावरकर को देखा था और उनके साथ बगीचे में बैठे थे। सीआईडी बॉम्बे 21 से 30 जनवरी 1948 तक सावरकर पर निगरानी रख रही थी। सीआईडी के अपराध रिपोर्ट में इस दौरान गॉडसे या आप्टे की सावरकर से मुलाकात का जिक्र नहीं है। सावरकर की गिरफ्तारी मुख्यतः अनुमोदक दिगंबर बेज की गवाही पर आधारित थी। आयोग ने दिगंबर बेज को दोबारा साक्षात्कार नहीं लिया। आयोग की पूछताछ के समय बेज जीवित थे और मुंबई में काम कर रहे थे। जेल में रहने के समय से ही सावरकर अपने मुस्लिम विरोधी लेखन
लेखन के लिए जाने जाते थे। सावरकर भारतीय पुलिस और सेना में मुसलमानों को संभावित गद्दार मानते थे। उन्होंने वकालत की कि भारतीय सेना, पुलिस और सार्वजनिक सेवा में मुसलमानों की संख्या कम करें और मुसलमानों को युद्ध सामग्री कारखानों के मालिक होने या उनमें काम करने पर प्रतिबंध लगाएं। सावरकर ने भारतीय मुसलमानों के बारे में चिंतित होने के लिए महात्मा गांधी की आलोचना की। अपनी 1963 की पुस्तक 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सावरकर कहते हैं कि मुस्लिम और ईसाई हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे। गांधी की हत्या के बाद बॉम्बे के दादर में सावरकर के घर पर गुस्साई भीड़ ने पथराव किया था। गांधी की हत्या से संबंधित आरोपों से बरी होने और जेल से रिहा होने के बाद सावरकर को सरकार ने हिंदू राष्ट्रवादी भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर लिया था। राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ने पर सहमति के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने हिंदू के सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को संबोधित करना जारी रखा। प्रतिबंध हटाने के बाद राजनीतिक सक्रियता फिर से शुरू की। हालांकि ये खराब स्वास्थ्य के कारण 1966 तक उनकी मृत्यु तक सीमित था। 8 नवंबर 1963 को सावरकर की पत्नी यमुनाबाई का निधन हो गया। 1 फरवरी 1966 को सावरकर ने दवाएं, भोजन और पानी का त्याग कर दिया, जिसे प्रायोपवेशन कहा गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने आत्महत्या नहीं, आत्मपण शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि जब किसी का जीवन मिशन समाप्त हो जाता है और समाज की सेवा करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो इच्छा अनुसार जीवन समाप्त करना ही बेहतर होता है, मौत का इंतजार करने से बेहतर। बताया गया है कि 26 फरवरी 1966 को बॉम्बे में उनके आवास पर उनकी मृत्यु से पहले उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी और उन्हें सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उन्हें पुनर्जीवित करने के प्रयास विफल रहे और उस दिन सुबह 11:10 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अपनी मृत्यु से पहले सावरकर ने अपने रिश्तेदारों से केवल उनका अंतिम संस्कार करने और हिंदू आस्था के 10वें और 13वें दिन के अनुष्ठानों को खत्म करने के लिए कहा था। तदनुसार उनका अंतिम संस्कार अगले दिन उनके बेटे विश्वास द्वारा बॉम्बे के सोनापुर इलाके में एक विद्युत शवदाह गृह में किया गया। उनकी मृत्यु के समय दिल्ली में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी या केंद्र सरकार द्वारा कोई आधिकारिक शोक नहीं मनाया गया। महाराष्ट्र कैबिनेट से एक भी मंत्री सावरकर को श्रद्धांजलि और सम्मान देने नहीं पहुंचा। सावरकर के प्रति राजनीतिक उदासीनता उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रही। नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री शास्त्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने उन्हें मासिक पेंशन देना शुरू कर दिया। उनका संपूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए ही बीता। भारत के इस महान क्रांतिकारी का निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उनका स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया योगदान प्रशंसनीय और सराहनीय है।